मैं बावर्ची खाने से काम करके निकली तो मेरे लिए खड़ा होना मुहाल हो गया था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने भांजे की फरमाइश पर उसके लिए बिरयानी पकाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल जमीन पर चकरा कर गिर पड़ूंगी। 2-3 दिन से मेरा हाल ऐसा ही था। उठते बैठते चलते फिरते मुझे सारा घर घूमता हुआ दिखाई देता था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू करके घर के काम कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भांजा तलहा मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो। वो पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख देख बैठा था और अब मैं ही उसका वाहिद सहारा थी। मेरी शादी को 5 महीने ही हुए थे और शादी के हफ्ते बाद ही मेरे शौहर किसी कारोबारी सिलसिले में परदेश चले गए थे। मैं और मेरा यतीम भांजा एक साथ रहते थे। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और अब तो मुझे बकायदा कैद शुरू हो गई थी। चाय की खुशबू से लेकर खाने की खुशबू तक हर चीज से मेरा दिल उचाट हो चुका था। मैं बावर्ची खाने में जाती और उल्टे कदमों वापस बाहर निकल आती। मैं जैसे तैसे तलहा के लिए खाना पका रही थी, लेकिन खुद मैंने खाना तक छोड़ दिया था। तलहा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। जब तक रात मुझे खुद अपने हाथ से दूध का गिलास ना पिला देता, उसे चैन ना आता। कॉलेज से वापस आने के बाद वो सारा वक्त मेरे साथ रहता और रात सोने से पहले भी वो मेरी गोद में सर रख कर लेट जाता, मुझसे घंटों बातें करता और मेरी चूड़ियों से खेलता। अब तो मेरे लिए तलहा से बातें करना और उसका लाया हुआ दूध पीना भी मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उसका दिल रखने की खातिर बड़ी मुश्किल से उसके सामने दूध का गिलास पी लिया करती थी। तलहा बहुत मोहब्बत से कहा करता था कि मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद खाला आपने ही तो मुझे सहारा दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपने 16 साल के भांजे की बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता। तलहा अक्सर मेरा हाथ पकड़कर चूमता और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता। मेरे शौहर ने आज तक मेरे हुस्न के कसीदे इस तरह नहीं पढ़े थे जैसे तलहा पढ़ता था। उसे मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल बहुत ही पसंद थे और वो खुले दिल से मेरी तारीफ किया करता था। तलहा और मैं एक साथ बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे डर था कि अगर मैं तलहा को इसके बारे में बताऊंगी तो वो फौरन ही कॉलेज से छुट्टी कर लेगा, इसलिए मैं उसे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके इम्तहानात करीब थे। मैंने बहुत मुश्किल से सुबह तलहा को नाश्ता बनाकर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही सफाई का काम शुरू किया, मुझे बहुत जोर का चक्कर आया और मैं जमीन पर ही चकरा कर गिर पड़ी। मुझ पर नींद बेहोशी तारी हो गई थी और बहुत देर बाद मुझे जब होश आया था, मैं बहुत ही हिम्मत करके खड़ी हुई और फ्रिज में से जूस का डब्बा निकाल कर जूस पिया। तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई तो मुझे लगा कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तलहा के कॉलेज से आने में बहुत वक्त था। वो दोपहर को 3 बजे लौट कर घर आता था और अभी सुबह के 10 बज रहे थे, इसीलिए मैंने फौरन अपनी चादर पहनी और करीबी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई, जिसे दिखाने मैं डॉक्टर के पास ले गई तो जो कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं तो ये सोचकर अस्पताल गई थी कि शायद मुझे कमजोरी हो गई है और डॉक्टर मुझे ताकत की दवाई देगी, लेकिन यहाँ आकर जो खबर मुझे सुनने को मिली थी उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं 2 महीने से हामला थी और इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा गिरी गिरी रहने लगी थी, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ खून के टेस्ट लिख कर दिए थे और 15 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहा। मैं गिरती पड़ती डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली थी और अस्पताल के लॉन में ही बेंच पर बैठ गई थी। मेरे शौहर को परदेश गए 5 महीने होने वाले थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में 2 महीने पहले हामला हो गई। मैंने कई बार अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ी और अपना नाम चेक किया, लेकिन ये रिपोर्ट मेरी ही थी और रिपोर्ट बदलने का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं ही सबसे पहली मरीजा थी। मैंने बेंच के सराहने से टेक लगाया और आंखें मूंद ली। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा भी शख्स मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब होता। मेरे शौहर को गए 5 महीने हो चुके थे और इन 5 महीनों में हम एक दूसरे से फोन पर ही राब्ता रखते थे। मेरे दामन पर यह दाग कैसे लग गया था, मैं पूरी तरह इस बात से अनजान थी। बहुत मुश्किल से मैं अस्पताल से घर तक का सफर किया था। पहले तबीयत की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और अब अपनी रिपोर्ट की वजह से मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने जो बात मुझे खुशखबरी कहकर सुनाई थी वो मेरे लिए मौत की खबर साबित हुई थी। अस्पताल से घर आने के बाद मैं अपने कमरे में बंद हो गई और बहुत देर तक रोती रही। मैं एक ऐसी अंधेरी जगह पर खड़ी थी जहाँ रोशनी की कोई किरण नहीं थी। मैं एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली थी जिसके बाप का मुझे इल्म भी नहीं था। रोते रोते वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही ना चला और जब मुझे होश आया तो मेरे कमरे का दरवाजा बुरी तरह बज रहा था। 3 बज चुके थे और तलहा कॉलेज से घर वापस आ गया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे का दरवाजा खोला। तलहा ने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, खाला मैं तो घबरा ही गया था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपने खुद को कमरे में क्यों बंद कर रखा है। वो मेरे सीने से लगा और बेताबी से मुझसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे अचानक खुद से दूर कर दिया था। मेरी नजर उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। न जाने क्यों आज मुझे तलहा पर प्यार नहीं आया था, बल्कि एक खौफ महसूस हुआ था। पहली दफा मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा भांजा जवान हो गया है। वो 16 साल का था
लेकिन कद काठ में मुझसे ज्यादा लंबा चौड़ा था। एक वही तो था जो मेरे बहुत करीब था, जो मेरे साथ मेरे घर में रहता था और हर वक्त मुझे मोहब्बत का इजहार किया करता था। तलहा मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में गुम उसे तक रही थी। मेरी जिंदगी में मेरे भांजे के सिवा और कोई ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मुझे ये खबर सुनने को मिलती। लेकिन तलहा मेरा सगा भांजा था, मेरी बड़ी बहन का बेटा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? तलहा के 1000 सवालों के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा दूंगी। तलहा को तसल्ली ना हुई थी, लेकिन वो मेरे हाथों को चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया था। आज पहली बार मुझे उसका बोसा बहुत ही बुरा महसूस हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने तलहा के लिए खाना लगाया और खुद वापस कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। मैं तलहा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। खाना खाकर तलहा मेरे ही कमरे में चला आया और मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटकर मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगा। वो जितना मेरे करीब आ रहा था, मुझे उतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे बातें करना तर्क नहीं किया था, बल्कि वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा था। मैंने अचानक ही उसका हाथ झटक दिया और उसे कहा कि मैं थोड़ी देर सुकून से सोना चाहती हूँ। तलहा ने मेरे बदलते हुए रवैये को शदीद महसूस कर लिया था और बिना कुछ कहे कमरे से निकल कर चला गया। लेकिन मेरे अंदर एक घुटन का एहसास भर गया था। ना चाहते हुए भी मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरी इस बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तलहा ही है। लेकिन उसने मेरे साथ ये सब कब किया था? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर रात खुद मुझे अपने हाथों से दूध पिलाया करता था। अचानक ही मेरे जहन में धमाका सा हुआ था। तलहा हर रात मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से दूध पिलाता था। कहीं दूध में तो ऐसा कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से उसने बआसानी मुझे हासिल कर लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 1 साल से मैं तलहा को माँ की तरह संभाल रही थी, क्योंकि अचानक ही एक हादसे में मेरी बहन और उसके शोहर का इंतकाल हो गया था। कुदरत ने तलहा को जिंदगी दी थी और वो हादसे में बच गया था। मैंने उसी वक्त तलहा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी, जबकि मेरा शोहर जो तलहा का चचा भी था, वो तलहा को हॉस्टल भेजना चाहता था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरे शोहर ने मुझे समझाया भी था कि तलहा अब जवान हो रहा है और एक जवान लड़के को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसा ना हो कि कहीं वो किसी गलत सोहबत में पड़ जाए। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा भांजा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरे इसी भांजे ने मेरे एतबार की कीर्तियां कर दी थी। रात तलहा मेरे पास दूध का गिलास लेकर आया तो मैंने दूध का गिलास लबों से लगाया, लेकिन एक घूंट भी ना पिया। वो हमेशा मेरे लिए दूध में पिस्ता बादाम का पाउडर मिलाकर लाता और उस वक्त मुझे पिस्ता और बादाम की खुशबू भी आ रही थी। इत्तेफाक से ही उस वक्त लाइट चली गई और तलहा जनरेटर चलाने के लिए कमरे से निकला तो मैंने फौरन ही दूध का गिलास दायां कर दिया और खाली गिलास हाथ में पकड़कर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि तलहा दूध में ही मुझे कुछ मिलाकर देता है, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता और वो बाआसानी अपनी मनमानी करता है। तलहा जनरेटर चलाकर वापिस आया तो दूध का गिलास खाली देकर खुश हो गया और कहने लगा, आप मेरी बहुत अच्छी खाला हैं, आप अपना ख्याल रखेंगी तो मैं भी खुश रहूंगा। तलहा की बातें मुझे कुछ अजीब सी महसूस होने लगी, खासकर वो जिस तरह दूध पीने के लिए मुझे इसरार करता था। जब तक मैं पूरा गिलास खाली ना कर देती उसे सुकून नहीं आता था। मैंने खाली गिलास तलहा के हाथ में पकड़ाया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। तलहा दूध का गिलास बावर्ची खाने में रखाया और वापसी पर अपने लिए भी दूध बनाकर लाया था। मेरे कदमों में बैठकर ही दूध पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं गया था, लेकिन उस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब तलहा दूध का गिलास खत्म करने के बाद मेरे ही बराबर में बिस्तर पर लेट गया। वो अपने कमरे में जाने की बजाय रात के इस पहर मेरे कमरे में क्यों मौजूद था? इस सवाल ने मुझे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। तलहा के ख्याल में मैं सो चुकी थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए अजियत के समुद्र में डुबकियां लगा रही थी। माजी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने किसी जुल्म की तरह चल रहा था। 1 साल पहले मेरी बहन और उसके शोहर का एक हादसे में इंतकाल हुआ था और उस वक्त तलहा सिर्फ 15 साल का था। मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ गाँव में रहती थी और मेरी बहन की शादी होकर शहर आई थी। अपनी बड़ी बहन की अचानक मौत की खबर ने मुझे तोड़कर रख दिया था और जब हम अपनी बहन के जनाजे पर शहर आए तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भांजा तलहा इस दुनिया में अकेला रह गया है। अम्मा अब्बा चाहते थे कि वो तलहा को साथ लेकर गाँव चले जाएं, लेकिन तलहा की पढ़ाई गाँव जाकर बर्बाद हो जाती। मेरी बहन हमेशा से तलहा को अच्छी तालीम दिलवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं तलहा को गाँव ले जाने की बजाय खुद उसके साथ शहर में रहूंगी और उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरी बड़ी बहन और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी थी। तलहा 15 साल का था और मैं सिर्फ 24 साल की थी। तलहा की खातिर मैंने गाँव की जिंदगी को खैराबाद कह दिया और खुद तलहा के साथ अपनी बहन के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही अरसे में लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि तलहा का चचा आफाक भी मेरे साथ रहता था। अगरचे आफाक बहुत कम घर आया करता और उसकी वजह से मुझे कोई मसला भी नहीं था, लेकिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। जब आफाक को इस बात का एहसास हुआ तो आफाक ने खुद ही मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और वो कहने लगे कि इस तरह तलहा का मुस्तकबिल भी बर्बाद होने से बच जाएगा।
और हम दोनों भी एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। आफाक में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि जिसकी वजह से मैं शादी के लिए इनकार करती, और इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी। क्या हम दोनों की शादी से तलहा का मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज हो जाता। मैंने और आफाक ने सादगी से शादी कर ली थी और दुनिया वालों की जुबान पर भी ताला लग गया था। तलहा भी इस शादी पर बहुत खुश था। तलहा के अब्बा और आफाक मिलकर एक बड़ा कपड़े का कारोबार चलाते थे और अब सारा कारोबार आफाक के हाथ में था और इसीलिए उन्हें कारोबार के सिलसिले में परदेश जाना पड़ता था। आफाक को गए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में वो हर दिन फोन करके मेरी और तलहा की खैरियत मालूम किया करते थे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरा बांजा इस कदर गिरी हुई हरकत करेगा। तलहा मेरे साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं तलहा की जिस मोहब्बत को बांजे का प्यार समझती थी वो दरअसल तलहा की मोहब्बत नहीं बल्कि हवस थी। तलहा ने हमारे रिश्ते को पामाल किया था। मैंने सोचा था कि आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और अपनी बर्बादी का जवाब मांगूंगी। मुझे लेटे हुए काफी देर हो चुकी थी लेकिन तलहा के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो सो चुका हो। इससे पहले कि मैं उठकर तलहा को चेक करती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और एक साया अंदर आया था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। पल भर में ही मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी सांसें थम चुकी थी। तलहा मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहा था और अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था। कमरे में आने वाला शख्स मेरे बराबर में आकर बैठ गया था। मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए मुझे बच्चे की तरह मुबारकबाद दे रहा था। उसके ख्याल में मैं गहरी नींद सोई हुई थी लेकिन दर हकीकत उसका घनौना चेहरा देख रही थी। मैं तलहा से जान छुड़ाना चाहता था लेकिन तुम खुद मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गई, इसलिए मुझे तुम दोनों से जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैंने अपने भाई की गाड़ी की ब्रेक फेल करके अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतारा था। मुझे लगा था कि मेरा भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो तलहा भी मेरे लिए बहुत आसान हदफ साबित होगा। लेकिन तुमने हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजाय इसके कि अपने भांजे को अपने साथ वापस गाँव लेकर जाती और मेरी जिंदगी को आसान करती, तुमने तो हमारे ही घर में बसेरा कर लिया। जिस जायदाद को पाने के लिए मैंने अपने भाई की जान ले ली, तुमने उसका हसूल मेरे लिए मुश्किल बना दिया। अगर तलहा इसी तरह शहर में रहकर तालीम हासिल करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो मुझसे जायदाद में अपना हिस्सा मांगेगा। कल सुबह जब मैं घर वापस लौट कर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं परदेश से लौट आया हूँ तो तुम मुझे अपना हामला होने का बताओगी और मैं तुम्हें तुम्हारे बांजे के साथ मिलकर इस घर से निकाल दूंगा। तुम खुद भी अपने बांजे को मुजरम समझोगी और रोती पीटती हमेशा के लिए इस घर से दफा हो जाओगी। मैं तलहा को भी खाली हाथ घर से बाहर निकाल दूंगा तो इसकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी और जब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा तो वो मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने की जरूरत भी नहीं करेगा। कल की सुबह तुम्हारी और तुम्हारे बांजे की रुसवाई की सुबह है क्योंकि तुम दोनों को दुनिया के सामने इस बात का जवाब देना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम कैसे अपने बांजे से हमला हुई हो। 5 महीने में अपने ही घर से दूर रहा हूँ। अब वो वक्त आ गया है जब मेरा घर एक दफा फिर मेरा हो जाएगा और तुम दोनों यहाँ से रुसवा होकर निकल जाओगे। मेरे बालों में हाथ फेरते हुए आफाक का एक जोरदार कहका गूंजा था और मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा शोहर जो मेरा मुहाफिज था, दर हकीकत उसने ये रिश्ता मुझे और मेरे बांजे को बर्बाद करने के लिए बनाया था। वो मेरी बहन और उसके शोहर का कातिल भी था क्योंकि वो उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन मैंने शहर में रहने का फैसला करके उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए आफाक ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। तलहा तो मेरे बिस्तर पर ही गहरी नींद सोया हुआ था। वो मासूम तो हर बात से बेखबर था और मैं उसे ही अपना मुजरिम समझ बैठी थी। मैं जान गई थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे अपने शोहर का ही है जिसे वो अपने मजमूम मुकासिद के लिए नाजायज इकरार देना चाहता है। आफाक कुछ देर कमरे में ही रहा और इसके बाद वापस चला गया। मैं जानती थी कि अब वो सुबह लौटकर वापस आएगा और मुझे और तलहा को बदनाम करेगा। मेरी बहन और बहनोई तो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मैं अपने बांजे को आफाक जैसे दरिंदे से बचा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने आफाक के वापस आने से पहले ही पुलिस को फोन करके सारा कुछ बता दिया और जैसे ही आफाक लौटकर वापस आया तो पुलिस वालों ने उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। उस पर मेरी बहन और बहनोई के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। आफाक को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो जाल उसने बिछाया था वो खुद ही उसमें फंस गया था। तफ्तीश का आगाज हुआ तो पुलिस की जरा सी मार पर ही आफाक ने सब कुछ कबूल कर लिया और पुलिस को शवाहद इकट्ठे करने में जरा देर नहीं लगी थी और ये हकीकत खुलकर सामने आ गई थी कि जायदाद का 60% हिस्सा मेरे बहनोई के नाम पर था जिसे हासिल करने के लिए आफाक ने इतना भयानक मंसूबा बनाया था। अगर मैं पहले ही दिन तलहा को लेकर गांव वापस लौट जाती तो आफाक का सच कभी ना खुलता और वो बहुत आसानी से अपने भाई की जायदाद को हड़प कर जाता। लेकिन तलहा को पढ़ाने की घर से मेरा शहर में रुकना आफाक के लिए मौत का फंदा साबित हुआ। उसका मंसूबा नाकाम हो गया। आफाक ने इस बात का भी एतराफ किया था कि उसने पिस्ते और बादाम के पाउडर में नींद की गोली मिलाई थी क्योंकि वो जानता था कि मैं और तलहा दोनों ही दूध में वो पाउडर मिलाकर पीते हैं। आफाक रोजाना तलहा को फोन करके कहता कि अपनी खाला को दूध पिलाओ क्योंकि अब वो तुम्हारी माँ की जगह है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तलहा अपने चचा की बात मानकर जबरदस्ती मुझे दूध पिलाता
और मेरे सोने के बाद खुद भी दूध पीकर सो जाता और इसी बात का फायदा उठाकर आफाक मेरे पास आता। मैं तलहा को अपना मुजरम समझ बैठी थी, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर तलहा से माफी मांग ली थी। तलहा मुझसे वाकई ही माँ की तरह मोहब्बत करता था। उसने मुझे गले से लगाकर माफ कर दिया था। आफाक को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। वो जायदाद जिसे पाने के लिए आफाक ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, उसी जायदाद ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। उसके जेल जाने के बाद सारी जायदाद मेरे हवाले हो गई। तलहा पढ़ाई के साथ साथ कारोबार भी देख रहा था। कभी कभी जो दिखाई देता है वो बिल्कुल भी सच नहीं होता। बज़ाहिर मेरा भांजा मेरी इज्जत का लुटेरा नजर आ रहा था, लेकिन वही आज मेरी इज्जत का मुहाफिज बन चुका था। दुनियावी दौलत की खातिर आफाक ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह कर डाली थी। इंसान को चाहिए कि वो अपने पास मौजूद वसाइल में ही खुश रहना सीखे, क्योंकि उसी में ही सुकून है।